नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपालदास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। हम कर्मों की स्थिति अगर शॉर्टली अगर उसके बारे में देखना चाहे तो हमने कषाय सहित होने पर जीव के साथ कर्मों का बंधन होता है और वो बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति माने स्वभाव, स्थिति माने कितने काल तक जीव के साथ बंधन कर्मों का बंध रहेगा वो, अनुभाग माने रस विशेष फलदान शक्ति, और प्रदेश माने जितने परमाणु जीव ग्रहण करता है उतने, परमाणु की संख्या माने प्रदेश। ऐसे 4 प्रकार के बंध हमने देखे थे। कर्मों की अवस्था है 10 रूप अवस्था जो है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। उसमें सत्ता माने धान्य के समान जो संग्रह पूर्व संचित कर्मों का जो संग्रह है उसे सत्ता कहा था। फिर उदय, उदय माने क्या कहा था, फल, कर्म का फल का वेदन जो होता है वो उदय होता है। उसमें भी हमने कल दो ये देखे थे। एक तो आ, अगर उदय जो कर्म का उदय जो होता है उसमें वो अगर डिलीट हो जाता है तो वो क्षय को प्राप्त हो जाता है पूरा। और अगर उदय वैसा नहीं आता है तो उदयाभावी क्षय कहा जाता है। अपक्व का पाचन उदीर्णा कहा जाता है। पकने से पहले ही अपनी स्थिति के पहले ही उसकी उदीर्णा हो जाती है, दैट इज माने उदय को प्राप्त हो जाता है, उदयावली में आ जाता है, दैट इज उदीर्णा। फिर उसके बाद में हमने उत्कर्षण अपकर्षण देखा था। कर्मों की स्थिति अनुभाग की वृद्धि उत्कर्षण है, स्थिति अनुभाग की हानि अपकर्षण है। फिर कुछ प्रकृतियों का अन्य प्रकृति रूप होना दैट इज संक्रमण। फिर उपशम उपशांत, इसमें भी हमने कल 2 चीजें देखी थी। उपशांत माने इनएक्टिव, बेहोश करके छोड़ देना, दैट इज उपशांत। और उपशम माने मैंने निज पुरुषार्थ से कुछ प्रकृतियों को दबाया। तो दबाने के इसमें हमने 2 उपशम देखे थे, एक प्रशस्थ, दूसरा अप्रशस्थ। प्रशस्थ में अंतःकरण किया जाता है माने कुछ न कुछ गैप क्रिएट की जाती है, और अप्रशस्त में है लेकिन इनएक्टिव किया जाता है। उनको वैसा ही वो उदय को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसी अवस्था जन्य उनको किया जाता है, दैट इज अप्रशस्त उपशम। फिर हमने निदत्ति और निकाचित देखा था। निदत्ति में उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सकता है, और निकाचित में संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण ये चारों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये कर्म की 10 अवस्था हमने कल देखी थी। ओके, ओके है सभी को? जी दीदी। बहुत बढ़िया। कल के इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? कल का गैप का क्लियर हुआ था क्या है का जो हम दीदी? गैप गैप करके जैसे कर्मों में गैप क्रिएट हाँ। करना उपशम, और वहीं पे है लेकिन उनको इनएक्टिव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्षयोक्षम जानने के लिए। यहां से हम क्षयोक्षम की परिभाषा पहले पढ़ेंगे और फिर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी। क्षयोक्षम किसे कहते हैं?
किसी कर्म के वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय पहली अवस्था तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय दूसरा पार्ट और आगामी काल में उदय आने वाले कर्म के निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम, ऐसी उस कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। बहुत हेवी ड्यूटी परिभाषा है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे। 3 चीजें एक साथ होती है, एक तो उदय होता है, एक उपशम होता है और एक क्षय होता है, लेकिन यहाँ पे अत्यंतिक क्षय नहीं लेंगे। यहाँ पे उदय के अभाव में क्षय ऐसा वाला लेंगे। देखो कल का जो ये किया था हमने, देखो क्षय उपशम किसे कहते हैं, क्षय उपशम उदय तीनों चीजें हैं। तो देखो अभी अपने स्टैक में उदयाभावी क्षय को अगर समझना चाहते हैं तो देखो जो भी कल का पाठ हमने देखा था, सर्वघाती स्पर्धक, दारु, अस्थि और शैल। दारु का बहुभाग, अस्थि और शैल। स्क्रीन पे अनुभाग का भेद जो लिखा है उसके बारे में बता रही हूँ। और लता का पूरा भाग और दारु का एक भाग, इसको देशघाती कहा। अगर मेरे उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक है लेकिन वो देशघाती रूप कन्वर्ट में आते हैं तो उनका अनुभाग अनंत गुणाहीन होके आता है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था कि सर्वघाती सर्व को घात करती है, देशघाती घात नहीं करती है। तो ये जो वीक वाली है, मानी जिसका अनुभाग बहुत कम है, जो मेरे आत्मा का घात नहीं करने देता है लेकिन बना रहता है, तो ये जो सर्वघाती टू देशघाती हुआ, उसके वजह से मेरा जो कर्म है वो उस रूप से उदय को प्राप्त नहीं हुआ। उसी अपेक्षा से उसको उदयाभावी क्षय कहा। उदय तो हुआ लेकिन देशघाती का हुआ, सर्वघाती का हुआ नहीं। सर्वघाती का उदय नहीं हुआ, इसीलिए उदय का अभाव हुआ, इसीलिए उसको क्षय कहा। ये क्लियर है? दूसरा सद अवस्था रूप उपशम, वर्तमान काल को जो वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय आने वाले, अभी वर्तमान में जो उदयावली है वो तो आएगी ही आएगी, लेकिन जो आगे के ऊपर के जो एरो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो जो है सर्वघाती स्पर्धक, उसको सत्ता में वैसा ही रखना है, सत्ता में ही रहने को। वो नीचे नहीं आएंगे, उदय को प्राप्त नहीं होंगे। दैट इज सद अवस्था रूप उपशम। तो अभी ये 7 प्रकृति में, क्षयोक्षम में जो मोहनीय की जो मिथ्यात्व के 3 और अनंतानुबंधी के 4, इसमें क्या होता है तो वो देखते हैं। पहले तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती है और अनंतानुबंधी सर्वघाती है। सम्यक प्रकृति एक ही है जो क्या है, देशघाती है। तो ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। जब सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो जो भी निषेक पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी का द्रव्य जो है वो कन्वर्ट होके सम्यक प्रकृति रूप आएगा। इसी को कहा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय। और ये तो उदय काल का हुआ, और आगे में माने अभी का वर्तमान काल का उदयाभावी क्षय, लेकिन जो ऊपर से आने वाले कर्म है उनकी उदीर्णा हो सकती है, उत्कर्षण अपकर्षण होके नीचे भी आ सकते हैं। तो उनका क्या करेंगे, तो उन्हीं के आगामी जो निषेक है उनको स्टैच्यू कर देना, सद अवस्था रूप उपशम। आप वैसे ही रहो, नीचे उदय को प्राप्त नहीं हो सकते हो।
उदयाभावी क्षय वर्तमान अवस्था का है और सद अवस्था रूप आगामी जो भविष्य काल उपरीतन स्थिति का है, सत्ता में जो पड़े हैं उनकी बात चल रही है। हाँ, और सम्यक प्रकृति का तो प्रति समय उदय ही चल रहा है, इसीलिए शैक्षणिक सम्यक्त्व में चल मल अगाड़ आदि दोष आते हैं, क्योंकि दर्शन मोहिनी की जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय है माने कर्मों के उदय में कुछ न कुछ तो मलिनता होती है। स्वाभाविक परिणमन कर्मों के नाश से ही होता है, तो वो चल मल अगाड़ आदि दोष होते हैं जो हमने पिछली बार लिया था। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आपको उदय निषेध की रचना देखनी है तो इस टाइप का रहता है। जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसको ऐसे ही बताया। देखो x x 0 x, x क्या है, अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो 0 है, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका क्या हो रहा है, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एरो दिया है। और अनंतानुबंधी का अन्य कषायों में संक्रमण हो रहा है जो कि देशघाती है। जो संज्वलन हास्य आदि जो कषाय है उनमें उनका संक्रमण होगा, क्योंकि हमने देखा था संक्रमण में भी दर्शन मोहनीय का संक्रमण दर्शन मोहनीय में होता है, चारित्र मोहनीय का चारित्र मोहनीय में होता है। तो अनंतानुबंधी कभी भी सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट होके नहीं आ सकती है, वो उसके भेदों में जो देशघाती है उनके रूप में वो उदय को प्राप्त हो जाएगी। ये अभी तक का शैक्षणिक सम्यक्त्व सबको क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। हो गया नहीं दीदी, दीदी। समझ में आया। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। देखो ये चल मल आगाड़ दोष हमने देखे थे, याद है? आप आगम पदार्थों में क्या हो जाता है, चंचलता आ जाती है। ये मेरे भगवान ऐसा, ये मैंने स्थापित किया हुआ ये है, तो मैंने अगर कोई प्रतिमा जी स्थापित की, ये तो ये मेरी वाली है, ऐसा कुछ कुछ। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो दोष है हमें बताने के लिए स्थूलता से बनाए गए दोष है। एक्चुअली बहुत मंद लेवल पे कुछ ना कुछ दोष होता है जो केवल ज्ञान गम्य होता है। मल में शंका आदि जो ये है दोष आते हैं उनमें होता है, और आगाड़ में आपतादि में प्रतीति शिथिलता होती है। जैसे उन्होंने बताया था ना, शांतिनाथ शांति करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान से क्या हो जाता है उनका सवन करने से, ऐसे हमें बताने के लिए एग्जाम्पल आते हैं। चल मल अगाड़ दोष कहा होता है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है और सम्यक्त्व बरकरार रहता है, तब ये चल मल अगाड़ दोष होते हैं। ओके, ये शयोक्षम जो हमने देखा था वो कहाँ पे देखा था? अभी हम शयोक्षम कहाँ पे देख रहे हैं? मोहनीय में। अच्छा। हाँ। हाँ, अगर ज्ञानावरण का आपको बताऊं मैं, तो ज्ञानावरण में कैसे लगाएंगे? कोई ट्राई करेगा? देखो ज्ञानावरण में सर्वघाती क्या है? केवल ज्ञानावरण। बहुत बढ़िया। और अभी अगर मेरी शयोक्षम की दशा है तो अभी क्या होगा? सत्ता में मेरे, अगर मैं डेफिनेशन आपको सामने रख दूं तो इजी जाएगा। हाँ देखो, वर्तमान कालीन सर्वगति स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय केवल ज्ञानावरण, अभी मेरा उदय में आ रहा है क्या? वैसे नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका क्षय मान लिया। हाँ, उपशम भविष्य काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धके उनको दबा के रखा है, उनका उदय नहीं आएगा, दैट इज क्या है? उपशम। और अभी मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक जो है उनका उदय चल रहा है ना हमें। हम्म।
हाँ, मति जी ज्ञान देखो, देशघाती स्पर्धक मति ज्ञान में भी, मति ज्ञान के जो मति ज्ञानावरण है उनमें भी देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक दोनों पाए जाते हैं। तो केवल ज्ञानावरण ही मत लेना, सिर्फ घाती में सर्वघाती जो भी है, जैसे केवल ज्ञानावरण, तो उसमें तो पूरे सर्वघात में ही आने वाले स्पर्धक होते हैं। पर मति ज्ञानावरण में जो देशघाती प्रकृति है उनमें दो टाइप के स्पर्धक होते हैं, जैसे देशघाती और सर्वघाती। तो अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बोल दूं, अगर देशघाती का उदय चल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हिंदी का ज्ञान हो रहा है ना, तो मुझे देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। हाँ, लेकिन फ्रेंच का मुझे बिल्कुल ज्ञान है क्या? नहीं है, कुछ नहीं, भाषा पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का क्या चल रहा है? मुझे उदय चल रहा उदय। है। हाँ, ऐसा हम लगाएंगे। जो ज्ञान हमें नहीं प्राप्त है, तो ऐसा हम लगाते हैं कि जैसे मुझे क्या है, फ्रेंच का ज्ञान नहीं आता है, जापानीज का, जितना मेरा प्रयोगक्षम है ना उतना ही ज्ञान आता है। तो बाकी का जो मुझे ज्ञान नहीं है, माने उसका पूरा घात हो रहा है ना, तो वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। ओके, तो ये सर्वघाती स्पर्धकों का जो है, मैंने क्या किया? उपशम किया। हाँ, क्योंकि क्या होता है, श्रेयोक्षम की दिशा में मुझे ज्ञान के लेवल पे कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्रकट होता ही होता है। हाँ, क्लियर है? जी हाँ, अगर अवधि ज्ञानावरण में लगाएंगे दीदी तो अभी एक बार और सर्वघाती स्पर्धक का बताएं आप। जिस चीज का ज्ञान मतलब नहीं हो पा रहा है उसका क्षयोत्सव है। हाँ देखो, जो देशघाती प्रकृति होती है, देशघाती प्रकृति कौन सी है? तो मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। उसमें दो टाइप के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं और देशघाती स्पर्धक होते हैं। तो मुझे जितना ज्ञान है ना, जितना माने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जितना भी मुझे ज्ञान हो रहा है, बिकॉज ऑफ देशघाती स्पर्धक। ओके, ठीक है। और जिनका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो क्या है वो? सर्वघाती स्पर्धक है। सर्वघाती। पे पूरा मुने क्या हो गया है? आवरण आ चुका है। स्पर्धघाती सर्वघाती स्पर्धकों की वजह से मुझे उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो ये श्रेयोक्षम की दशा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्य, इसमें सदाकाल बनी रहती है, क्योंकि श्रेयोक्षम ही बना रहता है ना। किसी का उदय है, किसी का आवरण है, तो ये जो मिली जुली अवस्था है वो क्या है? क्षयक्षम ही है। देखो, ज्ञानावरण में अगर आवरण नहीं मानेंगे तो पूरा क्या होगा? क्षयक्षम, माने पूरा क्या होगा? उगाड़ होगा। और उपसम उघाड़ हो जाएगा, उघाड़ हो जाएगा। पूरा ज्ञान उसको का उगाड़, उपसम बोलेंगे दीदी, उसको उपसम बोलेंगे, पूरा उघाड़ हो जाएगा। उसका देखो, कर्मों हटी गए, नाश हो गया ना पूरा। हाँ ज्ञानावरण कर्म ही नहीं रहा, तो हाँ पूरा हो गया ना, हाँ, क्षय हो गया। क्षय हो गया, अत्यंतिक हाँ क्षय। जैसे मुझे क्या हो गया? देखो, इसीलिए 12वें गुणस्थान तक ही क्षयोक्षमिक दशा पाई जाती है, क्षयोक्षम पाया जाता है। क्षयोक्षम सिर्फ छद्मस्त को ही पाया जाता है। केवली भगवान को क्षयोक्षम करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका क्या है, पूरा उन्होंने अत्यंतिक क्षय ही कर दिया, तो उनको कहाँ क्षयोक्षम घटाएंगे? क्षयोक्षम हम अपने को क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये मिली जुली अवस्था है। जो सर्वघाती है, मैंने उनको उदय में नहीं लाया है। जो आगे आने वाले हैं उनका उपशम कर दिया है। जो मेरा, तो मति ज्ञान में भी जो सर्वघाती स्पर्धक है, जो उदय में आ सकते हैं, उनका भी मैंने दबाया है, ताकि क्या हो जाए? मुझे जितना ज्ञान हो रहा है उसका उदय तो हो जाए। विदाउट उदय माने ज्ञान में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, इसीलिए क्षयोक्षमिक ज्ञान तो रहता ही रहता है।
जीव को, वो निगोद की अवस्था में भी ले सकते हो आप। मिनिमम ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जीव है, जीव ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकता है, तो ज्ञान का उदय तो रहेगा। तो किस उदय है माने क्या है? देशघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी उसका घात हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन मैंने सर्वघाती स्पर्धकों का, उसी में जो सर्वघाती स्पर्धक है, मति ज्ञानावरण में ही सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, उनको मैंने दबा के रखा है ताकि इसका उगाड़ हो जाए। वो अगर नीचे आ जाते हैं तो फिर सर्व को घात करेंगे, तो मैंने उसको उपशम करके रखा है। और जो देशघाती स्पर्धक है वर्तमान कालीन, उनका भी क्या कर दिया है, वैसा नहीं उदय में आए, इसीलिए उसको क्या कर दिया है, इसको उदयाभावी क्षय कहेंगे, अत्यंतिक क्षय नहीं कहा। देशघाती रूप आ रहे हैं ना, जैसे मिथ्यात्व और इसमें लगाया ना, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, अभी नीचे मिथ्यात्व मत लेना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को आप रिप्लेस करना कि मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक और मति ज्ञानावरण के ही सर्वघाती स्पर्धक है। ओके, मति ज्ञानावरण पहले तो देशघाती प्रकृति है, तो उसका उघाड़ तो होना पॉसिबल है, लेकिन जो भी नीचे वाला मिथ्यात्व है वो देशघाती है, तो उसका उघाड़ चलेगा। और जो सर्वघाती स्पर्धक है, अभी उदय में आने योग्य है, वो देशघाती रूप कन्वर्ट होके आएंगे, दैट इज उदयाभावी क्षय। ओके, मति ज्ञानावरण के जो देशघाती स्पर्धक है वो उदय को प्राप्त हो रहे हैं वर्तमान कालीन, और वर्तमान कालीन ही सर्वघाती स्पर्धक है, वो कन्वर्ट होके आ रहे हैं देशघाती रूप, दैट इज उदयाभावी क्षय। और आगामी काल के सर्वघाती स्पर्धकों को मैंने बेहोश करके छोड़ दिया है, दैट इज सद अवस्था रूप उपशम। तो ये तीन चीजें हो गई क्या? तीन चीजें हो गई क्या? जी दीदी। उदय, उपशम और उदय, दैट इज क्षयोक्षम। ये क्षयोक्षम सबको पाया जाता है ज्ञानावरण के लेवल में, ज्ञान दर्शन और वीर्य में तो सभी को पाया जाता है। और सिर्फ मोहनीय के लिए हम क्या कहते हैं, क्षयोक्षमिक सम्मित्व में ये जो मैंने आगे का ये बताया वो पुरुषार्थ पूर्वक किया जाता है, ये सबका नहीं होता है। और इसके लिए कल जो आपने बोला था क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए 4 लब्धि प्राप्त कर, 5वीं लब्धि के तीसरे करण परिणाम कर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये लब्धि प्राप्त करना। कैसे? मिथ्यात्व कर्म, फिर जो बीच में, अभी देखो यहाँ पे नीचे पहला वाली लाइन, लेफ्ट मोस्ट पहली लाइन देखेंगे तो मिथ्यात्व कर्म का सप्ताह देखो कैसी बनी रहती है, 0 0 0 सभी में है। मैंने मिथ्यात्व कर्म में क्या कर दिया, अभी राइट मोस्ट लेंगे तो मैंने बीच में एक्स 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 कर दिया, देखा क्या? तो अंतर आया या मैंने ये बीच का जो ये है वो मैंने ऊपर में ढकेला, और प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में बीच का द्रव्य जो है वो निकाल के ऊपर और नीचे कर दिया, दैट इज अंतर आया। मैंने गैप क्रिएट की, दिस इज प्रशस्त उपशम। ओके, ऐसे निकलता है। तो देखो अभी 21 यहाँ पे है, जैसे जैसे वो निकल जाएगा, और अगर 101 में उदयावली अभी 101 में चल रहा है, तो मुझे मिथ्यात्व मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं अपने आत्मा का आनंद करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मिथ्यात्व वाला द्रव्य ही नहीं है। मिथ्यात्व मोह कर्म के वजह से मैं विपरीत मान्यता करती हूँ। विपरीत मान्यता से मैं जो जीव है और अजीव है उनमें क्या करती हूँ, मिक्स एंड मैच करती हूँ, जिसके वजह से जीव क्या है वो मुझे पता ही नहीं चलता है। और जब मिथ्यात्व चला जाता है तो मुझे पता चलता है कि ये ऐसा का ऐसा है, मैं कौन हूँ, अन्य द्रव्य कौन है।
क्योंकि श्रद्धान सम्यक हो गया, मिथ्यात्व रहा ही नहीं। क्लियर है? ओके, ये देखो यही बताया है औपशमिक सम्यक्त्व का काल। पहले का द्रव्य बीच में कैप कर दिया, ऊपर नीचे भेज दिया। अलग अलग डायग्राम से आपको बता रहे हैं। ओके, फिर जब अभी ये औपशमिक सम्यक्त्व है, उसका ये लाइन खत्म होने पर, ये जो व्हाइट लाइन है ना यहाँ की, ये जो व्हाइट है वो खत्म होने के बाद ऊपर नीचे रेड रेड लाइंस है ना, तो वहां पे किसी ना किसी का तो उदय आएगा। तो किसका उदय आएगा? तो अगर उसमें मिथ्यात्व का उदय आता है तो पहला गुणस्थन चला जाता है। अगर उसी काल के अंदर अनंतानुबंधी का उदय आता है तो सासादन में चला जाता है। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो तीसरे गुणस्थान में चला जाता है। और सम्यक प्रकृति का उदय आने पर क्षमत्व बना रहता है, जो कि सम्यक प्रकृति में चलमल आगार दोष सहित मेरी अवस्था रहती है। अभी आपको किसी को प्रश्न है तो बोलना। दीदी वो चलमल अगाड़ वाला है ने, वो भेज देना। हाँ ठीक है। अरे पाठवलंय की चलमल आगाडा, परवा नाही का ह्याच्यात होतं. अगर आपको चाहिए तो मैं ये वाला भेज देती हूँ। हाँ, चलमल अगार दोष किसे कहते हैं? दीदी ये कायम कौन सी पुस्तक है जिसमें कलर्ड उसमें चार्ट दिए हुए हैं? हाँ ये वाली जो आप नहीं, ये नहीं, देखो ये ना जो कर्म कांड आदि बड़े ग्रंथ है उसमें से जितना टॉपिक ले रहा है ना उतने का ही मैं आपको बता रही हूँ। वहां पे तो बहुत डिटेलली वर्णन है जो हम अच्छा, उसमें जाने नहीं वाले, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा कैलकुलेशन भी है। अगर आप अच्छा गाथा है, और ये तो गुणस्थान का है। गुणस्थान अच्छा में ये मुझे पता चला, ये पिछली बार भी आपको ये लिया था। तो देखो अनंतानुबंधी कैसे कन्वर्ट होके संजलन में चली गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे ना आपको निकालने में और ये करने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी और कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। इसलिए वो मैं ले नहीं रही हूँ। जितना ले रही हूँ वो आपको मैं भेज दूंगी। ठीक हाँ है। दीदी, अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, इतने डीप में तो नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते, नहीं आपको डीप तकलीफ, वे नको. हाँ आपको तकलीफ होगी, इसीलिए उतना मैं ले ही नहीं रही हूँ। और जितना ले रही हूँ उतना मैं आपको भेज दूंगी। ओके। हाँ अभी और एक बात है, उपशम श्रेणी सबने सुनी है? क्या? उपशम श्रेणी, देखो 8वां गुणस्थान है ना? नहीं, 11वां गुणस्थान 11वां। श्रेणी। हाँ देखो, भी जीव गुणस्थान में आगे बढ़ता है। 7वें गुणस्थान में क्या करता है? मुनि दशा को प्राप्त होता है। 6ठे 7वें में झूलता रहता है। 6ठे में अशुभ माने उनके इसमें शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं होते हैं। और 7वें गुणस्थान में शुद्ध भाव रहते हैं, आत्मा में लीनता होती है। जब जीव पुरुषार्थ करता है, माने स्थिरता बढ़ती है आत्मा में रमण करने की, तब वो श्रेणी मानता है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, कर्मों की उतल पुतल होती है। उसे जब वो श्रेणी मानते हैं, वहां के गुणस्थान, जैसे यहाँ पे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहा है, वैसे वहां पे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चारित्र मोहनी की वजह से किया जाता है। अभी हम दर्शन मोहनी की वजह से कर रहे हैं ना, मिथ्यात्व कर्म का ज्ञात किया। अनंतानुबंधी का ज्ञात किया क्या हमने? नहीं किया ना। नहीं. हाँ, तो ये जो कार्य होता है ये दर्शन मोहनीय पे होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में। चारित्र मोहनीय में होता है, लेकिन सद अवस्था रूप उपशम इनएक्टिव करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी साथ साथ जाने वाली प्रकृति होती है। ओके। जब भी मैं श्रेणी चढ़ती हूँ वहां पे मिथ्यात्व कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसका क्या कर दिया है, पहले ही उसका कार्य कर चुका हूं। मैंने क्षयोक्षम सम्यक तो पैदा किया है, उसमें चलमल अगार दोष होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन सम्यक तो बरकरार है। जब मैं 7वें गुणस्थान से श्रेणी मानती हूँ तो 8वें 9वें 10वें 11वें
एक ऑप्शन है, उसे उपशम श्रेणी कहा जाता है। और 8वें 9वें ये भी है, अलग अलग डायरेक्शन है, आपको ये दिख रहा है ना। ये मैं अगर बोलती हूँ 7वें 8वें 9वें 11वें, ये अलग लाइन है, जैसे ट्रेन की अलग लाइन है, वैसे ही 8वें 9वें 10वें और 12वें की अलग लाइन है। जो लेफ्ट है वो उपशम श्रेणी है और राइट है वो शपक श्रेणी है। ओके, शपक श्रेणी में क्षय 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 करके मैं आगे बढ़ती हूँ, माने अत्यंतिक क्षय करके मैं आगे बढ़ती हूँ। कहाँ पे? कर्मों का। किसमें? उपशम सॉरी शपक श्रेणी में। और उपशम श्रेणी में मैं दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के आगे बढ़ती हूँ। तो उपशम श्रेणी में जब 11वें गुणस्थान में मैं आती हूँ तो वहां से डेफिनेटली आगे का गुणस्थान होता ही नहीं, क्यों? 12वें के आगे 13वें 14वें यहाँ की लाइन है, यहाँ पे एंड है, डेड एंड है, तो वहां से मुझे डेफिनेटली नीचे ही गिरना पड़ता है। तो जब भी मैं नीचे गिरूंगी तो यहाँ पे विसंयोजना करके कंसेप्ट आता है, जो कि अनंतानुबंधी का किया जाता है। ओके, दीदी फिर से दिखाओ तो 2 आंगली दिखाई, पहले से दूसरी में से नीचे आओगे ना। उपशम श्रेणी में हम दबा के जा रहे हैं। जब दबा के जाते हैं तो स्प्रिंग कितनी देर दबाओगे? जब भी आप हाँ छोड़ोगे तो वो आएगी ही ऊपर। तो हाँ, वैसे उठ ही जाएगी। ये उपशम श्रेणी वाला जो दबा के चलता है, कर्मों का उदय आ जाता है तो वो नीचे गिरता है। ये मोक्ष हाँ मार्ग के लिए पूरा कार्यकारी नहीं है। लेकिन शपथ श्रेणी वाला मैं डिलीट करते ही जा रहा हूँ, एक बार डिलीट किया तो वापस नहीं आ सकता है। बराबर। हाँ, ऐसा कार्य करती हूँ। तो ये पूरा आगे दीदी 12 उपशम श्रेणी वाला नवा नवा रहता है ना, 9वां गुण स्थान भी रहता है ना उपशम में, शपक में नहीं रहता है। मैंने वही बोला, हाँ उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी दो अलग हाँ लाइन हाँ है। तो हाँ यहाँ पे भी 8वां गुणस्थान है, यहाँ पे भी 8वां गुणस्थान है, 9वां गुणस्थान 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान। 12वां, ठीक है ठीक है। श्रेष्ठ कोण आहे मग? हाँ, दोन्ही देखो दोन्ही पैकी श्रेष्ठ? यहाँ पे श्रेष्ठता और कनिष्ठता की बात इस अपेक्षा आती है कि एक जगह पे मैं क्षय करता जा रहा हूँ, क्षय माने अत्यंतिक क्षय है, तो कभी मुझे ऑप्शन ही नहीं। अगर मैं शपथ श्रेणी चढ़ती हूँ, 12वें में पहुंच गई, नियम से मैं 13वें और 14वें में जाने वाली हूँ। माने एक्चुअली शपथ श्रेणी जो चढ़ेगा वो सिद्ध में जाने का उसका फाइनल हो गया है, क्योंकि उसने शपथ श्रेणी चढ़ी है। अगर मैं ऑप्शन श्रेणी माने उपशम श्रेणी चढ़ती हूँ तो गारंटी नहीं है मैं मुझे मोक्ष जाऊंगी ही, क्योंकि मुझे नीचे गिरना है। हाँ, नीचे गिर शपथ श्रेणी ही अच्छा आहे। नीचे गिर के अगर मैं शपथ श्रेणी चढ़ती हूँ, हाँ, तो फिर नियम से मोक्ष में जाऊंगी। ओके, हाँ ओके। सिर्फ तो सिर्फ 11वां गुण स्थान है नीचे गिरने वाला। नहीं, ये 8 9 10 11 सभी, क्योंकि मैं 11वें से डायरेक्ट 11वें से 10वें में आऊंगी, 10वें से 9वें में आऊंगी, 9वें से 8वें 7वें, फिर 7वें से 6वें, फिर 6वें से मैं कहाँ पे भी जा सकती हूँ। 5वें में आ सकती हूँ, चौथे में आ सकती हूँ, पहले में भी आ सकती हूँ। आप उतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना ही जानना कि शपथ जो है वो डेफिनेटली मोक्ष का मार्ग है। और उपशम श्रेणी में दबा के जा रही हूँ, गंदगी प्रेजेंट है, तो मैं नीचे गिरने वाली हूँ। हाँ, तो सिर्फ 11वां स्थान नीचे गिरने का है ऐसा मत कहिए कि वो कोई श्रेणी नुकसान होगा। नीचे चलेगी। वो नीचे श्रेणी नीचे गिर के फिर वो शपथ श्रेणी कर सकता है। मुझे यहाँ पे क्यों बताना था, एक विसंयोजना कंसेप्ट आती है। विसंयोजना अनंतानुबंधी की होती है। जैसे मिथ्यात्व को हमने डिलीट कर दिया ना, वैसे अनंतानुबंधी कैसे खत्म होती है? तो अनंतानुबंधी हमने परसों एक बार देखा था, सिर्फ स्वमुख से 2 ही मोहनीय के ऐसी प्रकृति है वो जो स्वतः नाश को प्राप्त होती है। एक सम्यक प्रकृति
जब खत्म होती है तो वो नाश को प्राप्त होती है। और ये संज्वलन का लोभ। हाँ, तो अनंतानुबंधी को खत्म करने के लिए क्या करे? जैसे मिथ्यात्व को कन्वर्ट करके किया था, वैसे ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। विसंयोजना माने सत्ता से, ये चतुर्थ से सातवें गुणस्थान तक होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही जीव शपक या उपशम श्रेणी को चढ़ता है। क्योंकि अनंतानुबंधी साथ में रहेगी तो वो उतना काम कर ही नहीं सकेगा। उसका अनुभाग कैसा है? सर्वघाती प्रकृति है। अनुभाग पूरा अस्थि, शैल, दारू वहां तक है। तो आप सोचो, मुझे विशुद्धता पानी भी है और मुझे मेरे कर्मों में दमदार कर्म भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म को ढीला करके ही मैं विशुद्धि को प्राप्त हो सकती हूँ। तो अगर श्रेणी के पहले विसंयोजना कंपलसरी है, किसकी? अनंतानुबंधी की। क्योंकि अनंतानुबंधी डायरेक्ट खत्म नहीं होती है। जैसे मिथ्यात्व को हम कर देते हैं, वैसे अनंतानुबंधी नहीं होती है। चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व का मैं क्षय करके शायिक सम्यक दृष्टि हो सकती हूँ, लेकिन अनंतानुबंधी का नहीं कर सकती हूँ। तो अनंतानुबंधी का क्या हो सकता है? तो मुझे उदय भी नहीं चाहिए, सत्ता में भी नहीं चाहिए। तो सत्ता में नहीं चाहिए ना। पहले देखो, पहले क्या थी? सत्ता में थी अनंतानुबंधी। कहा था, तत्व था ना। विसंयोजना मतलब डिवाइड करना कहलाया। डिवाइड माने उसको, यहाँ पे देखो, विभाजित कर दिया, मतलब सब उसमें और सब अनंत- कषायों में विभाजित करना। यस, अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सत्ता में अनंतानुबंधी नाम वाला, उसके अनुभाग वाला वैसा क्लिष्ट कर्म मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उसको क्या किया? अपने विशुद्धि से उसको दूसरे इसमें हटा दिया। और बांट दिया, तो उसका अपना अस्तित्व मिट गया, क्योंकि वो अन्य रूप हो गई। हम्म ओके। हम्म देखो, अनंतानुबंधी का सत्व द्रव्य का पूरा अन्य 12 कषायों में और हास्यादि 9 कषायों में बदल जाना विसंयोजना कहलाता है। विसंयोजना भी त्रिकरण परिणामों से होती है। ये त्रिकरण जो मैंने सातवें गुणस्थान, माने हम जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व करते हैं, तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कहा था। वैसे ही यहाँ पे भी त्रिकरण परिणाम माने विशुद्धता की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसके वजह से अनंतानुबंधी पूरी बाकी के इसमें कन्वर्ट हो जाती है। सत्ता में अभी बिल्कुल नहीं है। दीदी ये बदल जाना वो कैसे हो सकता है? संक्रमण अनंतानुबंधी सत्व द्रव्य का पूरा अन्य 12 कषायों और 9 हस्यादि में बदल जाना मतलब क्या होगा? होना। हाँ, संक्रमण हमने संक्रमण देखा। होना। हाँ, हाँ, संक्रमण हो जाता है। तो कब वो क्या, होता है, कैसे होता है? ये देखो, ये जो क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व या औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव है ना, वो अपने परिणामों में ऐसी विशुद्धि रखता है जिससे अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाती है। हो जाए। और कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। और इसके एक बार वो विसंयोजित हो गई तो वो श्रेणी चढ़ सकता है आगे, क्योंकि हम्म अकाउंट में नहीं है अनंतानुबंधी। ओके। ओके। बहुत हाँ गहन है। अच्छा। हाँ, बहुत गहन। आप ना बहुत ज्यादा ये मत करना, सिर्फ इतना जानना, विसंयोजना संक्रमण का काम है और अनंतानुबंधी संक्रमित होके ही खत्म होती है, डायरेक्ट संक्रमित। खत्म नहीं होती है। और जब 11वें गुणस्थान से जीव नीचे उतरता है तो फिर वो संयोजना को प्राप्त हो जाती है। फिर उसका, जैसे मैंने क्या किया, मैं एकदम प्योर खोली में चली गई, जहाँ पे क्या बोलते हैं वो, सैनिटाइज रूम।
हाँ, हम्म। तो मैंने मेरी अशुद्धि बाहर ही खत्म कर दी, शरीर की जो भी पूरे धुले वस्त्र और आदि सब पहन लिया और मैं सैनिटाइज रूम में चली गई। जब मैं फिर से उस रूम से बाहर आती हूँ तो प्रति समय मुझ में जो कीटाणु आदि जो है उनका वर्षाव चालू हो जाता है ना। वैसे हाँ। ही जब मैं नीचे गिर जाती हूँ तो वापस से, क्योंकि अभी वो विशुद्धि वैसी रही नहीं है, तो ये अनंतानुबंधी फिर से क्रिएट होना चालू हो जाती है। दैट इज संयोजना। तो दीदी मिथ्यात्व भी वापस से आ जाता है? मिथ्यात्व वापस से आ सकता है, लेकिन ये अनंतानुबंधी जो हमने खत्म की है, देखो जब जो संयोजना की है। मिथ्यात्व का हमने क्षय कर दिया तो वो वापस नहीं आती है। क्षय और विसंयोजना में यही डिफरेंस है। अच्छा, चार चौकडे आणि त्रिचौकडे म्हणजे काय जरा सांगा बरं. सांगते, देखो क्षय में अत्यांतिक क्षय, मैंने एक बार मिथ्यात्व को डिलीट कर दिया तो मिथ्यात्व कभी भी वापस नहीं आ सकती है। मैं शायिक सम्यक दृष्टि होती हूँ तब मिथ्यात्व कभी भी उदय में वापस नहीं आएगा। मैं कितने ही भव जाऊं, ओके, लेकिन मतलब अनंतानुबंधी 11वें से गिर के चौथे तक ही आ सकता है अगर मिथ्यात्व का नाश हो गया साथ में, तो हाँ करेक्ट, पहले में नहीं होगा। करेक्ट, वो कभी भी पहले में नहीं है। अगर शायिक सम्यक दृष्टि है, वो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो वो चौथे तक ही आएगा, क्योंकि उसके पास मिथ्यात्व है ही नहीं, आएगी भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सोचा। अगर लेकिन अनंतानुबंधी का वैसा नहीं है ना, मैं उसका डायरेक्ट क्षय कर ही नहीं सकती हूँ ना। जैसे मिथ्यात्व का क्षय मैं कर सकती थी, वैसा अनंतानुबंधी का मैं क्षय ही नहीं कर सकती हूँ। अगर दीदी वैसा क्षय नहीं कर सकती अभी हूँ, आप कह रहे थे अनंतानुबंधी संक्रमित होके खत्म होती है। तो मैंने उसका डायरेक्ट क्षय नहीं किया, मैंने उसको अन्य अन्य रूप कन्वर्ट किया, संक्रमण करके मैंने उसको सत्ता से खत्म किया। लेकिन इसीलिए उसको क्षय नहीं कहा, विसंयोजना कहा। मैंने बांट दिया, लेकिन ये अत्यंतिक क्षय नहीं है। मैंने बांट दिया, लेकिन आपकी विशुद्धि कम हो गई तो आपके पास अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है। वो जो अभी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन मैंने विशुद्धि के कारण अनंतानुबंधी आ जाती है और फिर उसका उदय माने वो संयोजित हो जाती है। विसंयोजना बांटना और संयोजना माने फिर से वो अनंतानुबंधी रूप हो सकती है। विशुद्धता कम हो गई, फिर अनंतानुबंधी सत्ता में आ जाती। मैंने अगर कुछ अपनी दोरखंड बोलते हैं, बड़ी वाली रस्सी ली ना, उसको मैंने क्या किया, वो जो उसके अलग अलग धागे हैं उसको अलग अलग कर दिया, और अगर मैंने उसको फिर से जोड़ दिया तो फिर हो जाती है ना। वैसे ही है, मैंने उसको अलग अलग मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और अपनी विशुद्धि कायम रखी तो ठीक है, नहीं रखी तो फिर से वो, इसीलिए विसंयोजना और क्षय में डिफरेंस आता है। ओके, ये विसंयोजना है जो उदय में आ सकती है, ऑप्शन है, लेकिन क्षय में ऑप्शन ही नहीं होता है, उदय को आएगी ही। संयोजना का ओके, उदय में आ सकती है और विसंयोजना उदय में आ सकती है, पूरी तरह क्षय हो जाने पर भी उसका उदय आ सकता है। और एक बार क्षय को प्राप्त हो गई जो कोई भी प्रकृति, तो वो उदय को प्राप्त नहीं हो सकती है। दीदी एक बार और बोलना, विसंयोजना उदय में कब आ सकती है? जब क्षय को प्राप्त नहीं होती। विसंयोजना उदय में आ सकती है माने उसका संयोजन फिर से हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जिंदा होती है। लेकिन क्षय में, अत्यंतिक क्षय में एक बार डिलीट हो गया तो वहां पे संयोजना विसंयोजना की ही थी है ना, तो एक बार खत्म ही कर दिया है ना। वापस आ सकते हैं, लेकिन डिलीट कर दो तो वापस नहीं। हाँ,
एक बार डिलीट कर दी तो वापस में आने का चांस ही नहीं ना, मैंने समूल नष्ट कर दिया है। लेकिन अनंतानुबंधी विसंयोजन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म की है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे वापस मिल सकता है और मैं संयोजना करके जिंदा हो सकती हूँ, ये ऑप्शन रहता है। इसीलिए अनंतानुबंधी का क्षय नहीं होता है, विसंयोजना कही जाती है। ओके। ओके। आपको दीदी, जो अनंतानुबंधी का संक्रमण कैसे करेंगे, थोड़ा समझा दीजिए कैसे होगा इसका। तो हमने अभी मिथ्यात्व और अच्छा अच्छा, हाँ कन्वर्ट किया ना अभी। हाँ हाँ मिथ्यात्व, हाँ 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 सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व को हाँ 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 कन्वर्ट किया। वैसे ही देखो यहाँ पे मिथ्यात्व को और सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट किया, वैसे ही अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और हास्यादि नौ में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म। सिर्फ इतना है, विसंयोजना में एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होने में अनंतानुबंधी वाला सत्ता वाला कुछ भी नहीं रहता है, मैंने कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी वहां पे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान स्वजलन यही नियम रहेंगे, अनंतानुबंधी नहीं रहेगा। एक जैसा वो क्षय को ही प्राप्त है क्योंकि अपना अस्तित्व खो चुका है, पर अस्तित्व फिर से वापस आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती। ओके। 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 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 334 पेज पे मैं कुछ पढ़ती हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्षयोक्षम किसे कहते हैं, पेज नंबर 334। दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहनीय का है, माने सम्यक मिथ्यात्व का है। उसके अनंतवे भाग सम्यक मोहनी का माने सम्यक प्रकृति का है। इनमें सम्यक प्रकृति देशघाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता, किंचित मलिनता करे, मूल घात न करे, इसीलिए उसका नाम देशघाती। यहाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय आए बिना ही निर्जरा हो जाती है, उसे क्षय कहा। ओके, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय आने योग्य निषेक का मैंने क्या किया, उदय नहीं किया, मैंने सम्यक प्रकृति रूप किया, वही क्षय जानना। इन्हीं का आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों का सत्ता पाई जाती है पर दबी रहती है, दैट इज उपशम। और सम्यक मोहनीय का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहां होती है वह उपशम है। इसीलिए यह समल तत्वार्थ श्रद्धान है, क्षयोक्षम सम्यक्त्व है। अगर मैंने आपको कहा प्योरनेस सम्यक्त्व, अगर आप मुझे बताओ तो औपशमिक, क्षयोक्षमिक और शायिक में अगर कंसिडर करते हैं तो सिर्फ क्षयोक्षमिक में चलमल अगार दोष है, ये औपशमिक भी प्योर है और शायिक भी प्योर है। क्योंकि अगर हम पिटकर इसे पानी को हिलाते हैं और गंदगी नीचे जब चली जाती है और दूसरे ग्लास में मैंने गंदगी को निकाल ही दिया और दूसरा ग्लास है, तो वो ये जो औपशमिक और शायिक वाली दशा है वो प्योर ही होती है, पानी प्योर ही होता है। लेकिन सिर्फ क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व में किसी कर्म प्रकृति का उदय होने की अपेक्षा वहां पे समल दशा है, मल सहित दशा है। ओके, यहाँ जो मन लगता है उसका तारतम्य रूप तो केवल ही जानते हैं, उदाहरण दिखलाने के लिए चल मल अगाढ़पना कहा जाता है। व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति होती है,
परंतु अरहंत देवादि में ये मेरे है, ये अन्य के है आदि भाव चलपना है। शंकादि दोष मल लगे वह मलपना है, और ये शांतिनाथ शांति करता इत्यादि भाव है वह अगाढ़पना है। ऐसा उदाहरण व्यवहार मात्र बताते हैं, परंतु नियम रूप नहीं है। ओके। शैक्षम सम्यक में जो नियम रूप कोई मल लगता है वह केवल ही जानते हैं। इतना जानना इनके तत्वार्थ श्रद्धा में किसी प्रकार समलपना होता है, इसीलिए यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। शैक्षमिक सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसके कोई भेद नहीं है। शायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मूर्त काल मात्र जब मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, तब वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात देखो, मैंने सम्यक प्रकृति का क्षय कर दिया और मिश्र मोहनीय का भी क्षय करता है, फिर सम्यक मोहनीय की भी सत्ता, वहां सम्यक मोहनीय की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक तो मोहनी के जब कांड घात आदि क्रिया होती है, ठीक है, तो इतना ही जानना। तो ये तीन का मैं क्षय क्षय करके चली जाती हूँ, माने क्षायिक सम्यक तो जब प्राप्त करती हूँ तो इन्हीं का क्षय करती हूँ। उसकी प्रोसेस यहाँ पे बताई है, लेकिन वो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो अलग पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे सर्वतः तीन प्रकृतियों का जब नाश हो जाता है तो अत्यंत निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। ओके। अनंतानुबंधी कषाय में सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषाय की दो अवस्था होती है, एक अप्रशस्त उपशम और एक विसंयोजना। अनंतानुबंधी में प्रशस्त उपशम नहीं हो सकता है, उसमें गैप क्रिएट नहीं हो सकती है जैसे मिथ्यात्व में होती है। तो उसका अप्रशस्त उपशम होगा, माने सद अवस्था रूप उपशम होगा, बेहोश रहो, ये एक अवस्था हो सकती है। या दूसरी अवस्था है विसंयोजना। विसंयोजना मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं अभी सत्ता से खत्म हो गई। जैसे मिथ्यात्व में दो अवस्था की, एक तो गैप क्रिएट किया, हाँ, नहीं तो अब दबाया। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अनंतानुबंधी को एक तो इनएक्टिव कर सकते हो, बेहोश कर सकते हो, या फिर विसंयोजित कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। दीदी, विसंयोजना का अर्थ क्या बताया है? मैंने बाकी के कषायों में सेम टाइप वाले जो मैं संक्रमित कर सकती हूँ, ऐसे कैपेबल कषायों में अनंतानुबंधी का पूरा द्रव्य उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देना और मेरी सत्ता में नहीं रहना। मैंने अभी कन्वर्ट हो गई, अनंतानुबंधी के जो 10 थे उनको किसी को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, हास्यादि 9 कषाय में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो 10 थे वो अभी डिस्ट्रीब्यूट होके उनमें चले गए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अनंतानुबंधी का स्टैक पूरा रिकामा है, खाली है। ओके। ओके। और अगर वो विसंयोजना करने पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, अगर वो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है तो फिर वो अनंतानुबंधी का बंद करता है और फिर उसका फिर से प्रोसेस चली होती है, फिर उसका सत्ता में अभी द्रव्य रहेगा क्योंकि उसने बंद किया ना। ओके। तो इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटी होती है अनंतानुबंधी में, क्योंकि वो मिथ्यात्व में आ सकता है। लेकिन जैसे डिम्पल जी ने बोला था, शायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो वो कभी भी चतुर्थ गुणस्थान से नीचे गिरेगा ही नहीं। वो पहले में आएगा ही नहीं तो बंद ही नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा तो सत्ता में रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने डिलीट ही कर दिया है। क्लियर है? अभ्यास करायला पाहिजे.
इतना भी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं। दीदी पढ़ाई ऐसा बहुत करनी पड़ेगी। हम ऐसा अपने लग रहा है सर्वघाती सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल रहा हो। ये भी जाना तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर आपने इतना बता दिया ना, मेरे सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है, माने देशघाती का ही उदय चल रहा है। डिम्पल को सब समझ में आ गया। देखो, मैं समझ ही अगर नहीं आ रहा ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो सर्वघाती स्पर्धक का क्षय ना होके उदय चल रहा है। वो क्या मत कहो, हमने सिर्फ 2-3 चीजें देखी। हम रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन है ही नहीं। मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ कन्वर्ट। देखो, मैं खुद से नहीं जा रही हूँ तो मैं दूसरों को देके खत्म कर सकती हूँ ना। जैसे मेरे पास मम्मा ने मेरे 10 लड्डू दिए, बोले खा जाओ, मुझे तो खाने नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, फ्रेंड्स में बांट दूंगी और खत्म कर दूंगी। मेरा डब्बा खाली है, मैंने बोला मम्मा को मेरे डब्बा खाली है, बस खत्म बात। कन्वर्ट करना, दूसरों को देना, ओके। कन्वर्ट करना, बरोबर। ये क्षयक्षम सम्यक्त्व जब मैं प्राप्त करती हूँ ना, तो उसका भी काल है। अगर मैं उससे नीचे गिर जाती हूँ ना, तो फिर मैंने जैसे अभी की अवस्था में क्या किया मैंने। हाँ, आपको ये प्रश्न था ना, ये 3 चौकड़ी और 4 3 ये हा और म्हणजे काय, देखो, म्हणजे काय? देखो अभी हाथ में भी लगाते हैं ना, तो ये जब भी 3 बोलते हैं तो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनी की होती है। और 4 चौकड़ी जो होती है वो चारित्र मोहनी के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। हाँ, इसको 4 चौकड़ी बोलते। हाँ, तो जब भी मैं प्रथमोपशम सम्यक तो करती हूँ, तो प्रथमोपशम ये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बहुत लिंकेज वाली है। जब भी मिथ्यात्व में कुछ होता है तो अनंतानुबंधी में होता ही होता है, दोनों एक साथ ही रहती है। तो जब भी मैं मेरा कार्य करने जा रही हूँ, आत्मा का अनुभव कर रही हूँ, तो दर्शन मोहनी की ये जो है, तो सम्यक मिथ्यात्व का मैंने उदय किया, बाकी को क्या किया, कन्वर्ट करके इस रूप आने दिया। और अनंतानुबंधी का क्या किया, इनएक्टिव कर दिया, मैंने उसको वैसे ही रखा, बोला कि उदय को प्राप्त मत हो जाओ। पर क्षयक्षम इसको क्षयक्षम सम्यक्त्व कहा। लेकिन जब, क्योंकि ये क्या है, तकलीफ देने वाली है ना, गाड़ी है। अगर मैं क्या करती हूँ, सम्यक्त्व से बाहर चली जाती हूँ, माने किसी का उदय आ जाते हो और सम्यक छूट जाता है मेरा, मैं पहले गुणस्थान में आ गई। अभी मिथ्यात्व की कितनी है मेरे पास, 3 है। अनंतानुबंधी भी है ना, है। ओके, अनंतानुबंधी एक लोगे ना, तो उसका एक्चुअली क्रोधमान माया लोग साथ में ले लेना। हाँ, इसलिए चौकड़ी बोलते हैं, अनंतानुबंधी की चौकड़ी। तो क्रोध मान माया अनंतानुबंधी, लोभ, चौकड़ी, इसको चौकड़ी। हाँ, क्या अनंतानुबंधी, इसको चौकड़ी बोलते। अनंतानुबंधी की चौकड़ी माने क्रोधमान माया लो, अप्रत्याख्यान की चौकड़ी माने अप्रत्याख्यान के क्रोधमान माया लो। हाँ, 28 है ना अपनी पूरी। हम्म, तो इसमें ये जो 7 होती है, 7 माने ये 3 और ये चौकड़ी, 7 और 3, ये सॉरी 4 और 3, ये 7 जो है, इनका मैं क्या करती हूँ, अगर उपशम करती हूँ तो प्रथमोपशम सम्यक तो कहा जाता है। ओके, अगर मैं अनंतामुदी, क्रोध, मान, माया, लोभ और वो 3 कौन सा? ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, हाँ हाँ दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4, हाँ, बराबर बराबर। इनका उपशम करके मैं प्रथमोपशम सम्यक तो करती हूँ। ये 3 अगर मौजूद है तो, अगर मैं अनादि मिथ्या दृष्टि हूँ, तो अगर मैं मिथ्यात्व ही रहेगी तो एक का ही क्या करूंगी, उपशम करूंगी, और क्या हो जाएगा, 3 टुकड़े बाद में हो गए और फिर उसका उपशम करूंगी। गॉट इट। पहले अगर मान लो कि मुझे कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं हुआ, मैं अनादि वाली मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मेरा क्या होगा,
मेरा मिथ्यात्व एक ही रहेगा मेरे पास, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं रहेगी। मेरे विशुद्ध करण परिणामों से बाद में ये मिथ्यात्व को मैंने डिवाइड एंड रूल कर दिया और 3 बना दिया। तो जब भी पहला वाला करूंगी तब एक ही की सत्ता रहती है। जब बाद में अभी मैं सूक्ष्म सम्यक्त्व से नीचे आ गई तो मेरे पास 3 टुकड़े रहेंगे ना, तो है मेरे पास 3 है और स्टार्टिंग में ही तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा। ओके, और ये भी टुकड़े जो है ना, 7 के टुकड़े होंगे तो क्या? फिर 7 का उपशम करके मुझे माने सम्यक्त्व करना पड़ेगा। ठीक। हाँ, पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ऐसा हो सकता है कि ये घटते 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 एक एक का द्रव्य खत्म हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, कभी कभी 7 का उपशम करो या 6 का करो या 5 का करो उपशम, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उसके टुकड़े किए तो कुछ काल कुछ अमाउंट है ना उसमें, वो अगर बहुत देर तक मैं उसको यूज कर रही हूँ तो उदयावली में आके आके नीचे है। वो टुकड़े जो है बंद तो सिर्फ मिथ्यात्व का होता है, याद है? सम्यक तो मिथ्यात्व टुकड़े सम्यक का प्रकृति का बंध नहीं होगा। मैंने टुकड़े किए तो टुकड़े करने के बाद इसमें और इसमें एक फिक्स अमाउंट आ गई। बंध में मिथ्यात्व का कर सकती हूँ, ये बढ़ सकता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि ये टुकड़े वाला है और इसकी सत्ता उदयावली में आके 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 खत्म भी हो सकती है। तो पहले सबसे कम क्या था, सम्यक प्रकृति, वो पहले खत्म हो जाएगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा, फिर मुझे अनादि सम मिथ्या दृष्टि कहेगा, सिर्फ मिथ्यात्व ही रह जाएगा। तो ये अनंत असंख्यात वर्ष जाने के बाद फिर मिथ्यात्व ही बना रहता है। फिर प्रथमोपशम करने के बाद फिर मैं मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करूंगी। क्लियर है? ओके। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक में हमारा सूक्ष्म पूरा क्लियर हो गया है, जिसमें विसंयोजना भी क्लियर हो गई है। अब हम कल से क्या करने वाले हैं, कल और परसों में पूरा अभिभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक और एक निषेक रचना जानने वाले हैं। निषेक रचना को एक सिंपल आपको बताती हूँ। जब भी कर्म आते हैं मेरे साथ तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब भी उदय में आते हैं तो भी पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो ये निषेक रचना कैसे बनती है, हर एक कर्म का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वाइज कैसे होता है, ये देखने के लिए हम, ये तो कार्य तो अनंत में होता है, लेकिन हम समझने के लिए एक नंबर लेने वाले हैं। फिर उसमें से पहले समय में कितने परमाणु उदय में आएंगे, फिर कितने आएंगे, ऐसा हम एक निषेक रचना क्रिएट करेंगे। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा हमारे आपके समझने के लिए। और वहां पे 6 रूल्स होते हैं। जैसे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो एडिशन के कुछ रूल होते हैं, सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं, कुछ इक्वेशन लगाते हैं, वैसे यहाँ पे 6 रूल होते हैं और उस रूल के हिसाब से वो चार्ट बनता है, वो निषेक रचना बनती है। ओके, तो वो हम कल देखने वाले हैं। अभी तक का क्लियर है सभी को? आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, ये बहुत इजी है। थोड़ा सा जैसे आपने पहली बार सुना है लाइफ में, तो इतना समझ में आया है, बहुत बढ़िया है। इसका जब भी रिवीजन हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली भाव वसन हो जाएगा। ओके ओके दीदी, आप रिवीजन करवाना। हाँ, रिवीजन करवाऊंगी। हाँ, एग्जाम के पहले पूरा हाँ, पहले से करवाना। हाँ हम जो दीदी हाँ दीदी आप ओरल रिवीजन तो करा
कराएंगे कराएंगे। कल से आप है ना 5 क्वेश्चन। आपकी क्या आवाज बोल रहे break आप? आवाज नहीं आ हाँ, ओरल रिवीजन तो पूरा कराएंगे ही। आप शुरू से है ना हम लोगों को 5 क्वेश्चन रोज भेज दीजिए, तो हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नहीं आप ना, मैंने जो सैंपल पेपर भेजी है उसका आंसर लिख लीजिए, अच्छा लिख के लिख लीजिए। मैं आपको अच्छा इसीलिए सैंपल पेपर्स भेज चुकी हूँ ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर दे। इसका अच्छा मैं क्या अच्छा आंसर लिखूं, इसका मैं क्या आंसर लिखूं। वो सैंपल पेपर इसीलिए भेजे हैं ताकि उससे आप अंदाजा लगा सके और उसकी पूरी तैयारी कर दे। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक ओके। ठीक। और हाँ आप इतना रिवीजन के लिए बोल रहे हो, एक बात क्लियर कर रही हूँ, देखो रिवीजन में मैं कुछ आंसर देने नहीं वाली हूँ। तो आपके सभी टॉपिक क्लियर होने चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपके आंसर मुझे आने चाहिए। नहीं आए तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन हाँ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप खुद से रिवाइज करो। जब तक आप उत्तर नहीं दोगे तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है बस। लेकिन हाँ आप ट्राई जी, ऐसा करना। ही लगता है। लिखते हाँ हैं जब मनन करते हैं तो नहीं आता है। हाँ, तो आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ सैंपल पेपर को आप पूरी अच्छी तरह से स्टडी करना। ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, तो आपके इसमें ही है, तो वहां से आपके नोट्स में निकालना। अभी मैंने यूट्यूब पे ये लिया है, किसी में अगर डिफिकल्ट आ रही है तो उस प्रवचन में नाम में ही पता चलेगा ये टॉपिक यहाँ पे है, तो वहां से उतना पार्ट सुन लेना। ऐसा करके हम्म। आप पूरा प्रिपेयर कर लेना। जी ये इसीलिए मैंने पहले भेजे ना, ताकि आप आपकी आपकी स्वयं स्टडी चालू कर दो, क्योंकि ये हम्म पार्ट तो हो चुके हैं। हम्म। हम्म। और बहुत हाँ ज्यादा लिखना भी नहीं है। क्वेश्चन के आंसर डेफिनेशन में लिखने हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, कुछ जोड़ियां लगाने हैं, और लास्ट में कुछ कुछ है जो कि एक आंसर में लिख ही नहीं पाते, उसका ही बड़ा आंसर है। और वो हम्म। भी ऐसा नहीं है ऐसे वाला लिखना है। ठीक। जी। ओके। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बता जिनवा नाशत बाद है। आज सर्व करेंगे।